नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दौरे और मैं स्वागत करता हूं एग्री रूट्स एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर, जिस पर हम भिन्न-भिन्न विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं और आपको नई-नई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमने एक हिंदी भाषा की वर्णमाला का अध्ययन किया हुआ है। इसी वर्णमाला के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आगे निराकरण करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निराकरण करने से पहले मैं आप सभी को हिंदी वर्णमाला का क्विक रिवीजन करवाता हूँ। चलिए, हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि मूल स्वर 11 होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। इस प्रकार से कुल 13 स्वर होते हैं, है ना। और मूल व्यंजन 33 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं। इस प्रकार से कुल 39 व्यंजन होते हैं। सबको जोड़ दिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इन वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो कंठ से उच्चारित होते हैं वो कंठ कहलाते हैं। तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन, दंत से दंत, ओष्ठ की सहायता से ओष्ठ्य, कंठ तालु दोनों की सहायता से कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ और दंत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने दंतोष्ठ, है ना। तो कंठोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? ये कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। यहाँ तक ये क वर्ग के ये 5 वर्ण। इसके अलावा ऊष्म का हा और छोटा बड़ा और विसर्ग, है ना। तालव्य में च वर्ग के 5 वर्ण ये प्लस अंतस्थ का या, ऊष्म का शा और स्वर के ई और छोटी बड़ी। मूर्धा में ट वर्ग के 5 वर्ण ये, अंतस्थ का रा, ऊष्म का शा और स्वर का ऋ। दंत में ता वर्ग के 5 वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ का ला, ऊष्म का शा और स्वर कोई नहीं होता है इसमें। ओष्ठ वर्ण में पा वर्ग के 5 वर्ण ये होते हैं। इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ में आ जाते हैं स्वर में से। कंठ तालव में ए आई और कंठोष्ठ में ओ औ और दंतोष्ठ में ओ औ। ठीक है। इसके अलावा वर्णों को वायु या प्राण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिनके उच्चारण में कम वायु का इस्तेमाल होता है, कम वायु का प्रयोग होता है, उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में अधिक वायु लगती है वो महाप्राण वर्ण होते हैं। तो अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनका पहला, तीसरा और 5वां ये जो लाइन होती है ये पहला तीसरा 5वां ऐसा। अच्छा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो वर्गीय व्यंजन है उसमें पहली लाइन, तीसरी लाइन और ये 5वीं, ये वर्गीय व्यंजन का पहली, तीसरी, 5वीं ये अल्पप्राण होते हैं। इसके अलावा सभी जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर जितने भी स्वर हैं ये सभी स्वर ये सभी मिला के कितने होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और इसके अलावा सभी ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये चारों, ये सभी किसमें आएंगे? महाप्राण में। इसके अलावा घोषत्व, नाद या कंपन के आधार पर वर्णों को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, अघोष एवं सघोष। अघोष कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, या घोष या ध्वनि नाद, है ना, कोई उत्पन्न नहीं होता है, वो कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण। ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, है ना, पहला और दूसरा वर्ण। जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि तीसरा ये तीसरा, चौथा, 5वां और हा ये और जितने भी स्वर हैं ये सभी और ये अंतस्थ ये सभी क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है। इनके अलावा अर्धस्वर यावा रहेंगे, द्विगुण, उत्क्षिप्त, द्विगुण, इनमें इनको 2 गुणों के रूप में आते हैं। या 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक तो बिना नुक्ता के और नुक्ता के, ना, बिना नुक्ता के और नुक्ता के इसके द्विगुण कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में जी पहले अचानक से ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, इस कारण से इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। ये 2 होते हैं, डा और ड़ा। लुंठित या प्रकंपित रा है और पार्श्विक ला है। ला जब इसका उच्चारण किया जाता है तो हमारे जीभ के दोनों साइडों से, दोनों बगल से वायु स्पर्श करके निकल जाती है, तो ये लुंठित या प्रकंपित कहलाएगा ला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने अपनी जो हिंदी वर्णमाला है उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन देखते हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। जैसा कि हम जानते हैं
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, शब्द गणना को, या वर्णों के संकलन को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? जैसा कि हमने वर्णमाला जब पढ़ी थी तब बताया था वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह बनाया गया, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका डी उत्तर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ी थी। का खा ये कंठ है, यारा ये अंतस्थ है, चा जा है ना, ये चा तालब है और ये तालब है, टा ठा ये मूर्धन्य। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हुआ? कंठ। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन हमने पहला पढ़ा था, कंठ, तालु और मूर्धा, है ना। तो तीसरा लाइन में हम देखेंगे ये का और घा किस लाइन में आते हैं? ये पहली लाइन के वर्ण है, ये नहीं होंगे। चाच में छा छाता ये नहीं होंगे। ये कौन से? तालु, ये कंठ होगा, ये तालु होगा। ये टा ठा डा डाड़ा, टा ठा डाड़ाना, है ना। तो ये जो होते हैं ये कौन से वर्ण आएंगे? मूर्धन्य आएंगे। और ये कौन से हैं? ओष्ठ हैं। तो इसका सही आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण, चलिए देखते हैं। आ है ना, सभी जितने भी स्वर होते हैं, अच्छा इसमें अल्पप्राण पहला और तीसरा ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसमें या तो इस प्रश्न में यहाँ व्यंजन लिख लिया जाए तो फिर इसका उत्तर ये होगा, अर्थात वैसे तो दोनों ही अल्पप्राण हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। इसके अलावा एक का और गा जो पहला और तीसरा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अल्पप्राण होते हैं। इस प्रकार से दोनों उत्तर सही है। इनमें से या निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? हम जानते हैं कि हमने हिंदी वर्णमाला जो पढ़ी थी उसका जो पंचम वर्ण होता है, हिंदी वर्णमाला का पंचम वर्ण, ये नासिक व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा नासिक व्यंजन? ये यहाँ। चलिए, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये नासिक हैं, ओष्ठ हैं, मूर्धन्य हैं, तालब हैं। जैसा कि हम जानते हैं ए जो होता है वो दो वर्णों से ये संयुक्त स्वर होता है, ये दो स्वरों से मिलकर बनता है, आ और ई। तो ये क्या, ये आ जो है वो कौन सा स्वर है? ये कंठ है ना। और ई जो है वो क्या है? तालव्य है। इस प्रकार से कंठ और तालब दोनों से मिलकर ये बना हुआ है ये वर्ण, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य। इसका उत्तर सी डी सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ चुके हैं कि अयोगवाह कौन से हैं? अंग और आहा, है ना, ये अनुस्वार और विसर्ग, ये दो है अयोगवाह है। बताइए, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन के दो व्यंजनों का एक साथ आना, है ना, या एक ही व्यंजन का रिपीट हो जाना। तो यहाँ ये हमें स्पष्ट दिख रहा है, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, जबकि यहाँ संयुक्त व्यंजन मान लेंगे अपन उसको, है ना। ठीक, ये शा, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये सभी व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जिसका दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां, ये सभी वर्ण जो हमारी हिंदी वर्णमाला में हैं पूर्व से मानक वर्ण हैं। इसके अलावा ये जो दो वर्ण लिखे हुए हैं इनमें छोटे छोटे नीचे नुक्ता लगे हुए हैं। ये नुक्ता की जो प्रथा है वो अरबी फारसी भाषा से आई हुई है, अर्थात ये जो ध्वनियां हैं ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। निम्न, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष मीन्स होता है जिसमें कंपन हो, यानी कि सघोष वर्ण पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, सघोष कौन से होते हैं? पहले और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होते हैं अघोष, है ना, और इसके आगे के जो होते हैं वो होते हैं सघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला ये, दूसरा वर्ण ये है पहले वर्ग का दूसरा वर्ण, तो ये नहीं हुआ। चा ये पहला वर्ण है, माँ, पा पा बा मा माँ, है ना। तो ये जो वर्ण है ये किस नंबर पर आ रहा है? पांचवें नंबर पे, ये पांचवें लाइन में आएगा यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है वर्गीय व्यंजन का लास्ट में पांचवें वर्ण है, पा वर्ग का पंचम वर्ण है। इस प्रकार से ये घोष वर्ण हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? मैंने अमानक और मानक वर्णों के बारे में आपको पहले समझाया हुआ है। कुछ हमारी जो वर्णमाला है उसमें कुछ वर्ण ऐसे थे जिनके पुराने रूप प्रचलित थे, लेकिन जब टंकणकार और कंप्यूटरीकृत हुआ, जब भाषाएं कंप्यूटरीकृत की गई तो उनको एक मानक रूप दिए गए। उसमें से कई शब्द ऐसे थे जिनमें लिखने में त्रुटियां हो जाती थी, जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं
रा और वा, ये पहले खा था, है ना, इसका सही वर्तमान रूप इस प्रकार से हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये जो ये वर्ड लिखा है ये वर्तमान में आ हो चुका है ना। इसी प्रकार से ये जो शब्दों के या सॉरी वर्णों के जो पुराने रूप थे इन्हें अमानक रूप कहा गया है ना। तो इसमें से हम देखते हैं ये जो लिखा हुआ है ये अमानक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये पहले ये जो लिखा हुआ है इसका नया मानक वर्ड रूप कौन सा है? झा, है ना, झा। तो इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? ये सी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। का, खा, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं इन सब यानी सभी वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्तों जो नुक्ता लगते हैं ये ध्वनियां कहां से आई हैं? अरबी फारसी से। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आपको पूर्व से स्पष्ट है, हिंदी में 52 यानी कि 52 वर्ण है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, संयुक्त वर्ण है, तालव्य है या घोष है? ये संयुक्त वर्ण है। छा जो होता है वो दो वर्णों से मिलकर बनता है, का और शा, है ना। का इसमें आधा रहता है और सा, इसको भी यदि तोड़ेंगे तो ये आगे आ में टूट जाएगा और ये इसमें हलंत लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से छा जो है कैसा है? संयुक्त। ये दो व्यंजन से मिलकर बना है, तो ये कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? शी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अभी हमने समझा था छा जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, का और शा। तो जब हिंदी वर्णमाला को लिखेंगे तो उसमें का के बाद कौन सा वर्ण आएगा? छा। तो यानी कि का जो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यानी कि छा के बाद आता है। इसका सही आंसर है ए का। ज्ञा ज्ञानी का जो है किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? इसमें जा और या दोनों ही लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ दो आंसर अपन को सही लग रहा है, लेकिन चूंकि इसमें हलंत लगा हुआ है इस कारण से ये सही है ना। चार संयुक्त वर्ण होते हैं जिनको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, उसी में से ज्ञा जो है ज्या और यहाँ से मिलकर बना होता है। इसका आंसर भी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण आ जो है जो सघोष वर्ण होता है या घोष वर्ण होता है, जबकि जा ये भी सघोष है, हा ये भी सघोष है, ये सा डी ये अघोष वर्ण है। तीनों सा और पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके अलावा तीनों सा ये अघोष वर्ण होते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ शा। अगला प्रश्न देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा किस लाइन में आता है? का खा गा घा या, का खा गा घा का वर्ग कौन सी किस में आता है? कंठ में, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ना। इसका सही आंसर होगा कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ज्ञा या ला। इनमें से अभी हम देख चुके हैं संयुक्त व्यंजन क्या है? ज्ञा, है ना। ज्ञा दो वर्णों से मिलकर बना है जो कि है जा और या, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया बी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत कौन से वर्ण होते हैं? जो टवर्ग के वर्ण जो होते हैं, टवर्ग के जो वर्ण होते हैं वो दंत होते हैं। ता था दा धा ना। टा जो है वो मूर्धन्य वर्ण है ना। यहाँ पूछा गया दंत नहीं है, तो इसका आंसर सही हो गया डी। जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के अंत में आता है आ उन्हें आकारांत कहते हैं। आगे और आपको समझाना चाहूंगा। ऐसे आकारांत कोई आपसे पूछे आकारांत क्या होता है? आकारांत जैसे मैंने यहाँ लिखा रामा, है ना। जो शब्द लास्ट में बड़िया के डंडा पर खत्म होता है ना, उसे बोलते हैं आकारांत, है ना। जो ई पे खत्म होता है, जैसे रवि लिख दूं मैं, है ना, रवि। ये रवि में लास्ट वर्ड कौन सा है? मात्रा कौन सी है? छोटी की, तो हो गया एकारांत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो आ पर खत्म हो गया, जैसे राम लिखा हुआ है ना, राम में कोई मात्रा नहीं लगी है, छोटा आ इसमें समाहित है, तो ये कौन सा हो गया? आकारांत। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? आकारांत। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। छा वर्ड किसके योग से बना हुआ? अभी हमने समझा था का और शा के योग, का और शा के संयोग से छा वर्ड बनता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि का में हलंत अनिवार्य रूप से लगा हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ दो आंसर सही होंगे, एक तो 11 है और एक 13 है। अगर मूल स्वरों की बात होती तो उनकी संख्या होती है 11,
यहाँ कुल स्वर पूछे गए तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या है? डी 13। इसमें अयोगवाह सम्मिलित होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, आई और इया। यहाँ ये नासिक व्यंजन है, इस प्रकार से ये स्वर नहीं है। हमारा आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा ठा डा डाड़ा, है ना। घा जो है ये कंठ वर्ण है, ये का वर्ग का व्यंजन है, कंठ है। इस प्रकार से इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या हमने बताई थी 33 है, और जबकि यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो इसमें 2 द्विगुण जोड़ देते हैं और 4 संयुक्त व्यंजनों को जोड़ देते हैं, तो कुल संख्या हो जाती है 39, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर यहां हमने देखा था। अच्छा, पश्च स्वर के लिए हमने आपको एक उदाहरण याद कराने के लिए बताया था। वैसे तो यहाँ अग्र स्वर में आएगा ई और यहाँ पश्च स्वर में आएगा आ। ये दोनों तो व्यंजन है, ये दोनों वैसे ही हट गए, है ना। और ये आता है अग्र स्वर, ये हो गया पश्च स्वर। इसका आंसर सही है। इसको याद रखने के लिए अग्र स्वर और मध्य स्वर, पश्च स्वर कैसे क्या क्या होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था। एक चिड़िया थी बोल रही थी, उसके पीछे आ रहा था कौवा, है ना। तो चिड़िया क्या आवाज कर रही थी? चिड़िया आवाज कर रही थी ची ची चे चे, है ना। और थोड़ा सा गैप था उड़ने में उनके। और कौवा जो पीछे था क्या कर रहा था? आवाज कुकू को कौ, और आ, कौवा तो था ही वो, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये चिड़िया चूंकि आगे उड़ रही थी, कहाँ उड़ रही थी? आगे। चिड़िया उड़ रही थी आगे, इसका अर्थ ये हो गए अग्र स्वर। अग्र स्वर में इसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की, इसमें बड़ी की, है ना। इसमें ए की, इसमें आई की, ठीक है। और बीच में जो गैप है वो हो गया आ, है ना, मध्य स्वर। इसके पश्चात पश्च स्वर। ये कौवा पीछे था, ये हो गया पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या कहेगा? छोटा ऊ, फिर ये बड़ा ऊ, फिर ये ओ, और ये औ, और ये लास्ट में बड़ा। इस प्रकार से हमने देखा अग्र स्वर कौन से होगा? ये अग्र स्वर होगा, ये मध्य स्वर, ये पश्च स्वर, है ना। अग्र स्वर, ये मध्य, और ये पश्च। ये आपने देखा। तो हम यहाँ समझ गए कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं, और मध्य स्वर कौन से होते हैं। हमारा इसका सही आंसर कौन सा हो गया? पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन अयोगवाह है? अयोगवाह कौन होते हैं? विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग। ये जो है ये अनुस्वार और ये विसर्ग। तो यहाँ विसर्ग दिया हुआ है, इसका अर्थ से ये अयोगवाह है। छा, छा का उच्चारण स्थान क्या है? छा देखते हैं किस वर्ग का व्यंजन है? ये च वर्ग का व्यंजन है। चा किस में आता है? पहले आता है का वर्ग, फिर चा। तो चा वाली लाइन में ये आता है चा छा जा जाना, है ना। चा छा, छा जो है किस में आ रहा है? चा वर्ग में। इस प्रकार से ये कौन सा होगा? पहला होता है कंठ और दूसरा होता है तालु। ये तालु से बोले जाते हैं, इसका अर्थ से कौन से होगा? तालव्य। इसका सही आंसर क्या है? तालव्य, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है, ये छा का और सा से मिलकर बनता है ना। ता ता और रा से मिलकर बनता है ना। और ज्ञा जो है जा और यहाँ से मिलकर बनता है। केवल शा जो है ये मूल व्यंजन है ना। ऊष्म व्यंजन भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि चा वर्ग के। तो चा वर्ग के कौन? चा छा जाए यहाँ, है ना। ये कौन से होगा? टा, ये मूर्धन्य है, ये ओष्ठ है, और ये दंत है। तो हमारा आंसर कौन सा है? ए, चा, चा वर्ग के व्यंजन। 34 नंबर प्रश्न है। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? इन ये जो वर्ण लिखे हुए हैं ये अंतस्थ व्यंजन है ना। चलिए, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक 3 चीजें होती हैं। एक होता है अनुनासिक, एक निर्नुनासिक, एक अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? जिनका उच्चारण नाक से होता है ना, या नासिक मान लेते हैं। नासिक, नाक से उच्चारण होता है।
नाक से अनुनासिक, नाक से और मुंह से दोनों से उच्चारण होता है तो अनुनासिक, केवल मुख से उच्चारण होता है तो निर्नुनासिक। है ना? ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक का हम अर्थ समझ चुके हैं, नासिक केवल नाक से होते हैं, अनुनासिक होते हैं नाक और मुंह दोनों से, और निर्नुनासिक केवल मुख से। तो यहाँ पूछा गया अनुनासिक यानी कि नाक और मुंह दोनों से। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक यानी कि अभी हमने बताया था, अनुनासिक मीन्स होता है थोड़ा सा, थोड़ा, अनु मतलब होता है थोड़ा, नासिक मतलब नाक, मतलब थोड़ा सा नाक का प्रयोग होता है और मुख का प्रयोग है, यानी दोनों का प्रयोग होता है, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर, है ना, जैसे का वर्ग होता है, का, चा, टा, ता, पा, है ना, कचड़ता पा, ये वर्ग के प्रथम व्यंजन प्रथम व्यंजन होते हैं। वर्ग के तीसरे व्यंजन कौन से होते हैं, का, खा होता है जो सेकंड व्यंजन, गा होता है तीसरा, घा और इया, है ना। तो जो अनुनासिक होते हैं वो कौन से होते हैं, पंचम अक्षर, इया वाली लाइन, है ना, इया, डा, टा ठा डा डाड़ा, ता था दादा ना और पा पा वा मा, है ना, ये कौन से होते हैं, नासिक कहा जाता है वैसे इन्हें। इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है, तो इसका आंसर हो गया अनुनासिक व्यंजन कौन से हो गए, वर्ग के पंचम अक्षर। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। वैसे वर्णमाला में स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 11 है, जबकि अयोग भाग को सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्या 13 हो जाती है ना। यहाँ हमारा आंसर होगा सी 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाए। आई, का और ता, का जो है वो कंठ ध्वनि है, ता, ता था, ये दंत है, और तो ये शब्द हो गया, और आई जो है ये कंठोष्ठ हो गया, है ना। नहीं नहीं, ये जो है कंठ तालब्य है, जबकि यहाँ जो रा हटाना चाहिए वैसे, औ जो है वो कंठोष्ठ है ना। इसका आंसर ए सही है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम बताइए। भाषा निर्माण की सही, भाषा सबसे पहले, सबसे मूल इकाई क्या होती है, उसके पश्चात फिर बड़ी इकाई, फिर उसके बाद बड़ी इकाई, इस क्रम में लगाना है। शब्द के बाद ध्वनि इकाई सही क्रम नहीं है, पद के बाद ये भी गलत क्रम है, शब्द के बाद वाक्य, फिर ध्वनि, यहाँ गलत क्रम हो गया। ये सबसे छोटी होती है ध्वनि, इसे वर्ण कहते हैं, इसके बाद वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर पद बनता है, पदों से मिलकर वाक्य बनता है। इस प्रकार से ये क्रम सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम बताइए। कंठ, अच्छा एक क्रम होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। मूर्धा, देखिए चलिए हम देखते हैं, जो मुख विवर होता है, कोई व्यक्ति बोलता है तो सबसे पहले आता है कंठ, है ना, कंठ, फिर उसके बाद तालु, यानी जीभ के ऊपर का हिस्सा जो होता है ये तालु, फिर ये दांत जो होते हैं यहाँ, दांत के पहले का थोड़ा सा हिस्सा होता है ये होता है मूर्धा, और दंत, दंत हो गए, और ये ओष्ठ, है ना। तो इसमें क्रम क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। चूंकि यहाँ पहले क्रम में कंठ, तालु, मूर्धा नहीं दिया गया है, वर्ष, वर्ष भी दंत से पहले आता है, वर्ष में जो होता है मसूड़ा, है ना, तो ये क्रम ठीक है। फिर इसमें गलत क्रम दिया हुआ है, इसमें पहले दिया गया है तालु, इस प्रकार से ये गलत क्रम है। दंत के बाद ओष्ठ, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। हम पढ़ चुके हैं, ला एक पार्श्विक ध्वनि है, इसका उच्चारण जब करते हैं तो हमारी जीभ के दोनों ओर से, पार्श्व से, बगल से ध्वनि यानी वायु निकल जाती है। इस प्रकार से ला जो है एक पार्श्विक वर्ण है, इसका सही आंसर है ए। आशा है दोस्तों हमारी प्रश्न सीरीज आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।